गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू जीपी स्टडी लाइव। जीपी स्टडी लाइव में आपका स्वागत है। आज की सभी समाचार पत्रों की ताज़ा खबर लेकर उपस्थित हुए हैं। खबर की शुरुआत करने से पहले इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि इस तरह के वीडियो जब कभी भी लेके आवे सबसे पहले आपको जानकारी मिले। तो खबर की शुरुआत करते हैं सबसे पहले हेडलाइन से। तो प्रधानाचार्य और प्रधान शिक्षक की जो है तैयारी वो जोरों पर है और बिहार में फर्जी सर्टिफिकेट पर नियुक्त जो है 96 बर्खास्त हुए थे। साथ ही अन्य खबर भी लेकर के उपस्थित हुए हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला है जो 11वीं की जो है कक्षा में स्पॉट एडमिशन की तिथि बढ़ गई है। राज्य में इंटरमीडिएट की पढ़ाई करने वाले स्कूल के जो है स्कूल कॉलेजों के शैक्षिक सत्र में आप सत्र 2021-23 में 11वीं कक्षा में स्पॉट नामांकन की तिथि बढ़ चुकी है और इसके तहत अब 18 दिसंबर से 27 दिसंबर तक खाली सीटों पर छात्र छात्रा स्पॉट नामांकन ले सकेंगे। इससे संबंधित आदेश बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारी को दिए गए हैं। इससे उन छात्र छात्राओं को बड़ी राहत मिल गई है जो किसी कारणवश दाखिला नहीं ले पाए थे। सीबीएसई, आईसीएसई और अन्य बोर्ड से उत्तीर्ण विद्यार्थी भी स्पॉट नामांकन करा सकेंगे। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के निर्देश के मुताबिक संबंधित स्कूल कॉलेज के प्राचार्य रिक्त सीटों की सूचना परिसर में कम से कम 3 स्थान पर प्रदर्शित करेंगे। रिक्त सीटों के विरुद्ध इच्छुक विद्यार्थी प्राचार्य से मिलकर दाखिले के लिए अनुरोध करेंगे। अगली खबर है इंटर पास जो है 4 लाख बेटियों को 25-25 हजार जो है मिलने के आसार हैं। तो ये वर्ष 2021 की इंटरमीडिएट पास छात्र छात्राओं को प्रति छात्रा 25,000 रुपये मिलने के आसार हैं। इससे तकरीबन 4 लाख बेटियों की बल्ले बल्ले होगी। दर साल 2021 की इंटरमीडिएट उत्तीर्ण छात्राओं को 10,000 या 25,000 रुपये की दर से प्रोत्साहन राशि दी जाए। यह तय नहीं होने के चलते और इंटरमीडिएट की परीक्षा पास होने के 8 माह बाद भी लगभग 4 लाख छात्राओं को प्रोत्साहन राशि नहीं मिल पाई है। अब शिक्षा विभाग ने प्रस्ताव तैयार किया है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति सहित अन्य के बोर्ड से 2021 में इंटरमीडिएट उत्तीर्ण करने वाले सभी छात्राओं को 25-25 हजार रुपये की दर से प्रोत्साहन राशि मिले। शिक्षा विभाग का 1 सप्ताह के अंदर यह प्रस्ताव वित्त विभाग को भेज देगा। वित्त विभाग से सहमति मिलने पर 25-25 हजार रुपये की दर से राशि मिलेगी। तो शिक्षा विभाग के प्रस्ताव को स्वीकृति नहीं मिली तो 10-10 हजार रुपये की दर से राशि भेजी जाएगी। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत स्नातक उत्तीर्ण छात्रों को भी इसका लाभ मिलेगा। तो इंटर पास प्रोत्साहन राशि में 25,000 से बढ़ाकर 50,000 और इंटरमीडिएट उत्तीर्ण छात्रों को प्रोत्साहन राशि 10,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपये करना है। सरकार के संकल्प के अनुसार 1 अप्रैल 2021 से यह जो है लागू हो जाएगी और शिक्षा विभाग का तर्क है कि 2021 सत्र के छात्राओं को प्रोत्साहन राशि दोगुनी दर से मिलनी है। इंटरमीडिएट का रिजल्ट 26 मार्च 2021 को जारी किया गया जो 1 अप्रैल 2021 से 4 दिन पहले है। संकल्प के प्रावधान में यह मामला फंसा है, इसलिए शिक्षा विभाग इस मामले में वित्त विभाग को प्रस्ताव भेजकर स्वीकृति लेना चाह रहा है। वित्त विभाग द्वारा शिक्षा विभाग के प्रस्ताव को स्वीकृति देने या अस्वीकृत करने की प्रक्रिया में देरी होगी। ऐसे में माना जा रहा है कि 2021 में इंटरमीडिएट उत्तीर्ण छात्राओं में खाता में फरवरी 2022 तक प्रोत्साहन राशि जाएगी। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत बालिका इंटरमीडिएट प्रोत्साहन योजना के तहत सभी अविवाहित उत्तीर्ण छात्राओं को प्रोत्साहन राशि भेजने का प्रावधान है। 2021 इंटरमीडिएट की परीक्षा में 6,43,678 छात्राएं शामिल हुई थीं। इसमें सभी संकाय में 5,18,591 छात्र उत्तीर्ण हुए। अगली खबर है 20 से होने वाली ट्रेनिंग में
4 लाख अधिकारी बदले गए हैं और बिहार शिक्षा सेवा के प्रशासन उप संवर्ग नववर्ग नियुक्त 32 अधिकारियों को 20 दिसंबर से राज्य शिक्षा शोध प्रशिक्षण परिषद में होने वाले 12 हफ्ते की ट्रेनिंग के लिए 4 अधिकारी मुक्त किए गए चारों अधिकारी द्वितीय बैच के ट्रेनिंग में शामिल किए जाएंगे। इन चारों अधिकारियों के स्थान पर 4 दूसरे अधिकारी 20 दिसंबर से होने वाली ट्रेनिंग में शामिल होंगे। इसमें आनंद, विजय, मनीष कुमार सिंह, इंद्र कुमार सिंह और सुभाष कुमार शामिल हैं। अगली खबर है सीटीटी की जो परीक्षा हुई, आज के दोनों और गुरुवार को पेपर जो है स्थगित कर दिया गया और सेंट्रल टीचर एबिलिटी टेस्ट में पहले दिन गुरुवार को हुई पेपर 2 की परीक्षा में स्थगित कर दी गई। दूसरी पाली के दौरान कई केंद्रों पर लिंक नहीं खुलने के बाद सीबीएसई ने यह निर्णय लिया कि वहीं शुक्रवार को भी दोनों पाली में पेपर 1 और पेपर 2 की परीक्षा स्थगित हो गई। सीबीएसई ने इसकी जानकारी सीटी कोऑर्डिनेटर के माध्यम से सभी केंद्र को दे दी है। गुरुवार को सुबह 9:30 बजे से पेपर 1 की परीक्षा हुई, पर पेपर 2 की परीक्षा के दौरान पटना समेत कई केंद्रों पर कंप्यूटर का लिंक नहीं खुला। AMRIT सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड खगौल दानापुर में पेपर 2 की परीक्षा 2:30 बजे से थी। काफ़ी समय के बाद भी अधिकतर सिस्टम नहीं खुले तो अभ्यर्थियों ने केंद्र पर हंगामा किया। परसा बाजार के परीक्षा केंद्र पर भी हंगामा हुआ। यहाँ जिला प्रशासन कंट्रोल रूम में भी अभ्यर्थियों की तोड़फोड़ की गई। तो 16 दिसंबर पेपर 2 और 17 दिसंबर के दोनों स्थगित पेपर की परीक्षा नई तिथि जल्द जारी की जाएगी। इसकी जानकारी सीटीईटी की वेबसाइट पर मिल जाएगी और उधर परीक्षा स्थगित होने की सूचना गुरुवार को सभी अभ्यर्थियों को फोन पर दी गई। अगली खबर है बिहार समेत देश भर के ड्रॉप आउट रोकने के लिए बनेगी नीति और केंद्र सरकार ने बनाई कमेटी। संजय कुमार बने हैं अध्यक्ष। उसके बाद बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार, बिहार रुक्मिणी बनर्जी समेत देश के नए शिक्षाविद कमेटी में और 4 चरणों में तैयार किया जाएगा विचार पत्र। स्कूल में ड्रॉप आउट रोकने के लिए स्कूली शिक्षा को बुलंद करने के लिए विचार पत्र तैयार करने की कमेटी कार्यक्रम में तय की। इसके अनुरूप गुरुवार को संजय कुमार की अध्यक्षता में इसकी पहली वर्चुअल बैठक भी हुई। इसमें सभी सदस्य और शिक्षाविद अपने अपने शहरों से ऑनलाइन जुड़े, अपनी राय रखी। अब 20 दिसंबर तक सभी लिखित रूप से अपना सुझाव साझा करेंगे। तीसरे चरण में 21 दिसंबर को अवधारणा पत्र तैयार करने की ऑनलाइन बैठक होगी। इसके एक सप्ताह बाद 28 को कमेटी अपना सुझाव केंद्र सरकार को सौंपेगी। एक से दूसरे स्तर की कक्षा में नामांकन की जिम्मेवारी लेने पर आएगा बदलाव, ये संजय कुमार सिंह का कहना है। बैठक को संबोधित करते हुए संजय कुमार ने कहा कि स्कूली पहुंच एक बड़ा मुद्दा है। 5वीं से 6ठी, 8वीं से 9वीं और 10वीं के बाद ड्रॉप आउट होता है। हालांकि बालिका शिक्षा की स्थिति बेहतर हुई है, लेकिन अब भी इंटर की बाद छात्राओं का ड्रॉप आउट हो रहा है। उन्होंने कहा कि बच्चों के पिता क्यों जाएंगे नामांकन कराने। हर स्तर पर नामांकन की जिम्मेदारी सिस्टम ले तो चीज़ें बदलेगी। अलग अलग विभागों का समन्वय आवश्यक है। उन्होंने हर स्तर पर संकल्प नामांकन अनुपात GER 100% कराने की, मातृभाषा आधारित शिक्षा ड्रॉप आउट वाले बच्चों की पहचान कर स्कूल लाने के बाद उनके लिए कैचअप कोर्स चलाने का, न्याय संगत और समावेशी शिक्षा को लेकर विस्तृत बातें रखी। डॉक्टर रुक्मिणी बनर्जी ने कहा कि नामांकन और उपस्थिति के अलग अलग मुद्दा, असल में जो उपस्थित है वही नामांकन, इसलिए नामांकन की संख्या पर नहीं जाना है। प्रोफेसर नीलनी जुनेजा ने कहा कि UDAIS पर स्कूली शिक्षा के आंकड़े दर्ज हो रहे हैं, लेकिन उसकी ज़मीनी पड़ताल नहीं हो पा रही है। अगली खबर है BPSC 67वीं की परीक्षा के 68 पद बढ़ाए गए हैं और ये बिहार लोक सेवा आयोग ने ऐसा बिहार लोक सेवा आयोग ने इसकी परीक्षा के लिए जो है 68 पद बढ़ाए
तो 67वीं संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए पदों की संख्या बढ़ा दी गई है। आयोग अब 794 पदों के लिए परीक्षा लेगा और इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। टोटल 794 पद हो गए। 67वीं संयुक्त प्रवेश परीक्षा है। इस बार श्रम प्रबंधन पदाधिकारी के 65 और कारा अधीक्षक के 3 पद बढ़ाए गए हैं। तो देख सकते हैं इसमें कारा अधीक्षक के 3 पद बढ़ाए गए हैं और यानी कुल 68 पद बढ़ाए गए हैं। और आयोग के संयुक्त सचिव सह परीक्षा नियंत्रक अमरिंद कुमार ने बताया कि जल्द ही परीक्षा की तिथि जारी की जाएगी। पूर्व की परीक्षा तिथि को स्थगित कर दिया गया था। इस बार बीपीएससी के करीब 6 लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे। इसमें महिला अभ्यर्थियों की संख्या करीब 1.82 लाख है। अगला है इंटरमीडिएट स्पॉट जो है कि दाखिला का फिर मौका दिया जाएगा। 2021-23 सत्र में नामांकन को इच्छुक छात्र छात्राएं को एक बार और मौका मिलेगा। बिहार बोर्ड ने 18 से 27 दिसंबर तक जो है इंटरमीडिएट की स्पॉट नामांकन के लिए तिथि जारी की है। ज्ञात हो कि नामांकन 17 से 22 अक्टूबर तक की जाएगी और ये लेकिन अभी भी कई स्कूल कॉलेज विषयवार सीटें रिक्त हैं। बोर्ड ने सभी स्कूल और कॉलेज को नामांकन के लिए रिक्त सीटों की जानकारी प्रदर्शित करने को कहा है। इसके साथ ही जो छात्राएं नामांकन लेंगे उनकी सूचना जो है वो आपको 28 दिसंबर तक अपडेट करने का निर्देश भी दिया गया है। अगली खबर है आपको सीटीईटी की पहली बार ऑनलाइन आयोजन में परेशानी होने के कारण स्थगित कर दी गई इसके एग्जाम्स। अगली खबर है उच्च शिक्षा निदेशक के पद पर रेखा कुमारी का कार्यकाल पूरा हो चुका है। राज्य शिक्षा निदेशक के पद पर श्रीमती रेखा कुमारी 3 वर्षों का कार्यकाल गुरुवार को पूरा हो चुका है। अगली खबर है बिहार में फर्जी सर्टिफिकेट फिर और ये जो है मामला भूमि सर्वेक्षण से है। भूमि सर्वेक्षण विभाग के हैं। इसमें जो है विशेष भूमि सर्वेक्षण की बहाली की बड़ी धांधली सामने आई है। इसमें बिहार में फर्जी सर्टिफिकेट पर 96 अमीन बर्खास्त कर दिए गए हैं। उसके बाद जो है फर्जी सर्टिफिकेट पर नियुक्ति के 96 अमीनों को बर्खास्त कर दिया गया। मामले की जांच चल रही है। इसके बाद संविदा पर नियुक्त सभी अमीन और दूसरे पदाधिकारियों के सर्टिफिकेट की जांच का आदेश दिया गया है। 38 अमीनों ने एक ही विश्वविद्यालय का फर्जी सर्टिफिकेट जमा किया था। बाकी 58 अमीनों के सर्टिफिकेट अलग अलग संस्थानों के हैं। भू अभिलेखों की निदेशक जैसी ने बताया कि बर्खास्त किए गए अमीनों से वेतन के मद में हासिल राशि की वसूली वो फर्जीवाड़ा के आरोप में मामला दर्ज करने का आदेश दिए हैं। 38 अमीनों में बहाली के लिए फर्जी सर्टिफिकेट का इंतजाम झांसी स्थित बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से किया गया। सबने इस विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियर में डिप्लोमा का प्रमाण पत्र जमा किया था। सर्टिफिकेट के सत्यापन के लिए सभी प्रमाण पत्र को बुंदेलखंड विश्वविद्यालय भेजा गया। वहां के कुल सचिवों ने 2 बार पत्र लिखकर बताया कि इस विश्वविद्यालय में सिविल इंजीनियर में डिप्लोमा की पढ़ाई होती ही नहीं है। इसके बाद बर्खास्तगी की प्रक्रिया शुरू की गई। देश भर में जुटा लिए सर्टिफिकेट जिन अन्य 58 अमीनों की सेवा से हटाया गया है उनके सर्टिफिकेट अलग अलग संस्थानों के थे। जांच के में सब फर्जी पाए गए। इन सब ने प्रौद्योगिकी शिक्षा परिषद लखनऊ, सर्वपल्ली राधाकृष्णन यूनिवर्सिटी, लखनऊ सर्वपल्ली राधाकृष्णन यूनिवर्सिटी भोपाल, दूरस्थ शिक्षा निदेशालय राजस्थान, डॉक्टर सीवी रमन विश्वविद्यालय बिलासपुर, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक भरूच, मेवाड़ यूनिवर्सिटी राजस्थान, अन्नामलाई यूनिवर्सिटी तमिलनाडु, हिमालय यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश के अलावा अन्य शिक्षण संस्थानों से फर्जी सर्टिफिकेट जमा कराए थे। उसके बाद जो है भू अभिलेख के
निर्देश भू अभिलेख के निदेशक जयसिंह ने बताया कि विश्वविद्यालय से जवाब मिलने के बाद सभी अमीनों को अपना पक्ष रखने के लिए स्पष्टीकरण पूछा गया और जवाब नहीं दिया गया। सबने समय की मांग की। उन्होंने बताया कि प्राथमिकी उन जिलों में होगी जहां तैनात किए गए थे। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। गांव में 23% लड़कियां जो है कम उम्र का विवाह हो जाता है। इसमें जो है 48.1% लड़कियां विवाह पश्चिम बंगाल में कम उम्र की हुई। असल चुनौतियां लड़कियों को शिक्षित करना है। मुतरेजा यानी पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया PFI के कार्यकारी निदेशक डॉक्टर पूनम मुतरेजा ने कहा कि कोई भी कानून बनाने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन आज असल में चुनौती ये है कि लड़कियों को शिक्षित करना होगा, आर्थिक रूप से सक्षम बनाना होगा तथा समाज में लड़कियों के प्रति सुरक्षा का वातावरण पैदा करना होगा, तभी कम उम्र की लड़कियों का विवाह रुकेगा। असल जरूरत इन समस्याओं का समाधान तलाश करने की। मुतरेजा के मुताबिक सिर्फ कानून बना देना समस्या का हल नहीं होगा, इससे रोक नहीं लगेगा बल्कि लोगों शादियों को छुपाने लगेंगे। अगली खबर है। LIC ने लोगों को दुरुपयोग पर चेताया है। LIC यानी लाइफ इंश्योरेंस ऑफ कंपनी, आप देख सकते हैं सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनी है LIC। ये बृहस्पतिवार को कहा कि वह गड़बड़ी करने वाले उन संस्थाओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगी जो ग्राहकों के आकर्षित करने के लिए सोशल मीडिया पर उसके लोगों का अनाधिकृत इस्तेमाल करते रहे हैं। LIC ने अपनी चेतावनी में नोटिस में जनता से ऐसे संस्थानों को पेशकश की स्वीकार नहीं होने को कहा है जो ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया मंच पर उसके लोगों का दुरुपयोग कर रहे हैं। नोटिस में कहा गया कि कुछ सेवा प्रदाताओं और एजेंटों ने वेबसाइट और ऐप बनाए हैं जिनके द्वारा हमारे ट्रेडमार्क का उपयोग करके बीमा और बीमा सलाहकार सेवाएं जैसे विभिन्न सेवाएं प्रदान करने का प्रयास कर रहे हैं। अगली खबर है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से। विज्ञप्ति संख्या PR 232 2021 सत्र 2021-23 के लिए राज्य के इंटरमीडिएट शिक्षण संस्थानों प्राचार्य उच्च संस्थान में इंटरमीडिएट कक्षा में नामांकन के लिए इच्छुक विद्यार्थियों के लिए स्पॉट नामांकन यानी स्पॉट एडमिशन हेतु तिथि विस्तार के संबंध में आवश्यक सूचना दी गई है। और इसमें जो है ये आपको दिनांक 10/10/2021 से संबंधित विद्यालय महाविद्यालय में नामांकन हेतु तिथि निर्धारित किया गया था, जिसे विज्ञप्ति संख्या PR 184/2021 के द्वारा दिनांक 17/10/2021 से 22/10/2021 तक विस्तारित किया गया। अब विद्यार्थियों के हित को ध्यान रखते हुए ये 18/12/2021 से 27/12/2021 तक पुनः इसकी विस्तारित किया जाता है। जो भी स्टूडेंट बच गए हैं ऑनलाइन फैसिलिटेशन सिस्टम फॉर स्टूडेंट यानी OFSS की प्रणाली स्पॉट एडमिशन की ये विज्ञप्ति PR 173/2021 है। तो इसमें 18/12/2021 से 27/12/2021 तक इसकी जो विस्तारित तिथि दी गई है। जो भी स्टूडेंट बचे हुए हैं इंटरमीडिएट में एडमिशन कराने के लिए और स्पॉट एडमिशन करवा सकते हैं। अगली खबर हम लोग के लिए रुक करते हैं। ये है 1/4 बेटियों की शादी 18 साल से कम उम्र में हुई। इसकी जानकारी अभी जस्ट मैंने दिया है। उसके बाद 15 फरवरी तक संपत्ति का ब्यौरा जमा नहीं करने वाले कर्मियों को रुकेगा वेतन। ये संपत्ति का ब्यौरा जमा नहीं करने वाले पदाधिकारियों को इस बार महंगा पड़ेगा। 15 फरवरी तक चल अचल संपत्ति का ब्यौरा नहीं भेजने वाले पदाधिकारियों और कर्मियों का वेतन पर रोक लगा दी जाएगी। अखिल भारतीय सेवा पदाधिकारी, केंद्रीय सेवा, सिविल सेवा के प्रतिनियुक्त पदाधिकारी सहित बोर्ड, निगम की सोसाइटी और परिषदों में कार्यरत क, ख, ग की श्रेणी के पदाधिकारियों और कर्मियों को दिसंबर 2021 की आधार स्थिति पर 15 फरवरी 2022 तक चल अचल संपत्तियों का ब्यौरा भेजने का निर्देश दिया गया है।
अगली खबर की ओर रुख करते हैं हम लोग। जनवरी से स्कूलों में एमडीएम शुरू होने की संभावना है। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के कारण बंद विश्वविद्यालय में 3 माह हो चुके हैं, लेकिन विश्वविद्यालयों में बच्चों को मिलने वाला मध्याह्न भोजन योजना, जिसको एमडीएम कहते हैं, अभी भी विद्यालयों में चालू नहीं हो पाई है। इस वर्ष के अंत तक इसकी शुरुआत होने की उम्मीद है। अब इसे नए नाम से जाना जाता है, जिसे प्रधानमंत्री पोषण शक्ति योजना के नाम से जाना जाता है। और ये इसमें बहुत सारे मेन्यू को भी जोड़ा गया है। उसके बाद जो है खाद्यान्न वितरण में मानक अनुरूप वर्ग से 1 से 5 तक के बच्चों के लिए 100 ग्राम खाद्यान्न और 4.97 रुपये मूल्य की राशि प्रति छात्र प्रतिदिन के हिसाब की ओर से, और वर्ग 6 से 8 में 150 ग्राम खाद्यान्न या 7.45 रुपीज़ प्रति मूल्य के हिसाब से दिया जाता है। इस प्रकार से 16 से 31 दिसंबर के बीच 34 कार्य दिवस के लिए वर्ग 1 से 5 के लिए प्रति छात्र 3.400 किलोग्राम खाद्यान्न, कक्षा 6 से 8 को प्रति छात्र 5.100 किलो खाद्यान्न दिया जाएगा। वहीं वर्ग 1 से 5 तक के छात्रों को 169 रुपया और कक्षा 6 से 8 तक के छात्रों को 253 रुपये दिए जाएंगे। अगली खबर की ओर रुख करते हैं हम लोग। सूबे में हड़ताल से बैंक कर्मी एटीएम सेवा पर पड़ा भारी असर। बहुत सारे लोग जिन्हें 1500 रुपये निकालने की जरूरत थी घर के सामान लाने के लिए भी, उनको भी असुविधा हुई। तो बिहार में बैंक अधिकारियों के कर्मियों के संयुक्त मंच यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस यूएफबीयू के आह्वान पर 2 दिवसीय हड़ताल के पहले दिन करीब 10,000 करोड़ रुपए का कारोबार प्रभावित हुआ। कर्मियों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। बैंक कर्मियों ने केंद्र सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का निजीकरण के नीति के खिलाफ एकजुटता प्रदर्शित की है और सामूहिक रूप से हड़ताल कर रहे सभी बैंक कर्मियों ने अपने बैंकों के क्षेत्रीय कार्यालय, बैंक शाखाओं समक्ष प्रदर्शन किया और नारेबाजी भी की। बैंक कर्मी 2 दिवसीय सामूहिक हड़ताल पर पहले ही दिन से सुबह 10 बजे से एकत्रित होने लगे और शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। इनमें बड़ी संख्या में महिला बैंक कर्मी भी शामिल थे। तो इस प्रकार से बैंकिंग और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन भी सुविधा में आम ग्राहकों को दिक्कत हुई और एटीएम की राशि भी निकासी में आंशिक रूप से प्रभावित हुई। अगली खबर है 3 से 5 दिनों में पारा और लुढ़केगा, यानी और ठंड गिरेगी। तो मौसम का मिजाज बदला सा नज़र आ रहा है और ये ठंड बढ़ेगी। सबसे ठंडा रह गया न्यूनतम पारा 7.6 डिग्री पर पहुंचा। घने कोहरे से पूर्णिया में सबसे कम यानी 500 मीटर की दृश्यता रही, जिसको हम लोग बोल सकते हैं 500 मीटर की विजिबिलिटी जो है वो रही। तो इससे आने जाने में असुविधा हुई। इन शहरों में पारा 10 डिग्री के आसपास है। पटना का न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस के आसपास डिग्री स्थित है, हालांकि न्यूनतम तापमान में सामान्य से 1 डिग्री नीचे है। पश्चिम चंपारण 10.7, सिवान में 8 डिग्री, औरंगाबाद में 9.5 डिग्री और सहरसा में 7.3 डिग्री, पूसा में 9.2 डिग्री, नालंदा में 10.2, बांका में 9.7 और पूर्णिया में 10.9, सीतामढ़ी और 9.8 डिग्री न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया। तो ये इधर जो है पिछले 24 घंटे में अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान में कहीं आंशिक गिरावट आई है। 11 शहरों में पारे में आई कमी। इस तरह से मौसम का मिजाज बदला है। अगली खबर है फर्जीवाड़ा करने वाले में ज़्यादातर सारण जिले के हैं। ये राजस्व एवं भूमि सुधार से संबंधित है। तो राजस्व भूमि सुधार विभाग में संविदा पर कुल 96 अमीनों की बहाली थी।
जिसे सेवा में समाप्त कर दिया गया है। अगली खबर है 20 से होने वाली ट्रेनिंग में 4 अधिकारी बदले गए हैं। बिहार शिक्षा एवं प्रशासन उप संवर्ग के नवनियुक्त 32 अधिकारी हैं इसमें शामिल थे। उच्च शिक्षा निरीक्षक पद पर रेखा कुमारी का कार्यकाल पूरा हो चुका है। 11वीं कक्षा में स्पॉट एडमिशन की तिथि बढ़ गई है। केंद्रीय विश्वविद्यालय IIT और IIM में 10,000 से अधिक शिक्षकों के पद खाली हैं। ये केंद्रीय विश्वविद्यालय से खबर है। तो IIT और IIM यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग टेक्नोलॉजी और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, इसमें 10,000 से अधिक शिक्षकों के पद खाली हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राज्यसभा में यह सूचित किया कि केंद्रीय विश्वविद्यालय में IIM से 10,000 से अधिक शिक्षकों के पद खाली हैं। इस पर जो है सरकार ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता P चिदम्बरम ने केंद्र सरकार पर हमला बोला और कहा कि यह सरकार की ओर से साल के अंत का उपहार है। पूर्व वित्त मंत्री चिदम्बरम ने ट्वीट किया कि मोदी सरकार की ओर से एक और साल के अंत का तोहफा। केंद्रीय विश्वविद्यालय में IIT और IIM में 10,000 से अधिक शिक्षण पद खाली हैं। इनमें 4,126 SC ST और OBC के लिए आरक्षित हैं। दूसरे ट्वीट में उन्होंने कहा कि हमने सोचा कि शिक्षकों के माध्यम से पढ़ाना उनका प्राथमिक उद्देश्य है। मुझे आश्चर्य है कि ये संस्थान पर्याप्त शिक्षकों के बिना क्या करते हैं। सरकार की तरफ से साल के अंत में गिफ्ट 4,126 पद SC ST और OBC के लिए आरक्षित। तो इसके लिखित जवाब में प्रधान ने उच्च सदन को बताया कि केंद्रीय विश्वविद्यालय में 6,535 पूर्णकालिक शिक्षण पद और 20 IIM में 403 और 23 IIT में 3,876 रिक्त हैं। तो ये पद इस प्रकार से हैं। 20 IIM में 403 और 23 IIT में 3,876 रिक्त। ज्ञातव्य है कि देश भर में सभी सरकारी बैंकों को मिलाकर 41,177 पद फिलहाल खाली हैं। सरकारी बैंकों में रिक्त ये 41,000 से अधिक पद सभी 12 पब्लिक सेक्टर बैंक में हैं। तो इस प्रकार से इन बैंकों में भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, सिंध बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, इंडियन बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया शामिल हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बारे में जानकारी दी। सरकारी बैंकों में कुल रिक्त पदों की सर्वाधिक संख्या में SBI की है, जहां 8,544 पद खाली हैं। केंद्रीय कैबिनेट ने प्रस्ताव की दी है मंजूरी। इसमें अब बेटियों की शादी की उम्र जो है वो 21 साल कर दी गई है। कानून के तहत महिला के विवाह की उम्र 18 साल से बढ़ाकर अब 21 साल करने वाले प्रस्ताव को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। देश में पुरुषों की विवाह में वैध उम्र 21 साल ही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल स्वतंत्रता दिवस पर अपने संबोधन में इससे संबंधित प्लान की घोषणा की थी। और रिपोर्ट में बताया गया कि बुधवार को कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद सरकार बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 को संशोधन में कानून लाएगी। इसके साथ ही स्पेशल मैरिज एक्ट और पर्सनल लॉ जैसे हिंदू मैरिज एक्ट में भी संशोधन होगा। महिला बाल विकास मंत्रालय की ओर से जून 2020 में बनाई गई टास्क फोर्स में नीति आयोग और BK पॉल भी शामिल थे। तो इसमें डॉक्टर BK पॉल और भी नीति आयोग के सदस्य भी थे और टास्क फोर्स में सुझाव दिया कि समाज के इस फैसले को स्वीकार करने के लिए व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया जाए। यह भी कहा गया कि स्कूल और विश्वविद्यालय तक लड़कियों की पहुंच होनी चाहिए। उसके बाद जो है दूर दराज से इलाकों से शिक्षण संस्थान में होने पर परिवहन की व्यवस्था की जाए। सिफारिश की गई है कि सेक्स एजुकेशन भी होना चाहिए, उससे स्कूल के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए। महिलाओं के सशक्तिकरण और जोर दिया गया है।
संदेश में साफ है कि अगर लड़की आर्थिक रूप से समृद्ध होगी तो आत्मनिर्भर बनेगी तो माता पिता भी इसकी जल्द शादी करने से पहले 2 बार सोचेंगे। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की सेक्शन 5(3) के तहत दुल्हन की उम्र 18 और दूल्हे की उम्र 21 निर्धारित की गई है। इससे पहले 1978 महिला की शादी की उम्र 15 से बढ़ाकर 18 साल की गई थी। जैसे जैसे भारत विकास पथ पर बढ़ता गया, महिलाओं के लिए शिक्षा और करियर की रास्ते भी खुलते गए। अब है अस्पताल में जन्म लेने के समय बच्चे को मिल जाएगा आधार नंबर। तो ये एक नई खबर है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण जल्द ही अस्पताल में जन्मे नव शिशुओं को आधार कार्ड उपलब्ध कराने की तैयारी कर रही है। इसके लिए जल्द ही अस्पतालों को आधार एनरोलमेंट की सुविधा दी जाएगी। इसके जरिए वो हाथों हाथ नवजात शिशुओं को आधार कार्ड बना देंगे। ANI की बात करें तो UIDAI के मुख्य अधिकारी सौरभ गर्ग ने कहा कि UIDAI नवजात शिशुओं को आधार नंबर उपलब्ध कराने के लिए बर्थ रजिस्ट्रार के साथ टाई अप करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि देश भर के अभी तक 99.7% वयस्क आबादी के आधार नंबर जारी किया जा चुका है। इसके लिए करीब 131 करोड़ आबादी को एनरोल किया गया है। अब हमारा प्रयास नवजात शिशुओं के नामांकन करने का है। गर्ग ने कहा कि आगे देश भर में हर साल में 2 से 2.5 करोड़ बच्चे जन्म लेते हैं। हम उन्हें आधार में एनरोल करने की प्रक्रिया में हैं। उन्होंने कहा कि बच्चों के जन्म के समय एक तस्वीर क्लिक करके उसके आधार पर आधार कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा। UIDAI ने CEO को बताया कि हम 5 साल से कम उम्र के बच्चों का बायोमेट्रिक्स नहीं लेते हैं, लेकिन इसके लिए उसके माता पिता में से किसी एक के साथ तो माता या पिता का साथ लिंक करते हैं और 5 साल की उम्र में पार करने के बाद बच्चों को बायोमेट्रिक्स लेते हैं। गर्ग में आगे कहा कि अपनी पूरी आबादी को आधार नंबर उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले साल हमने दूर दराज के इलाकों में 10,000 कैंप लगाए थे, जहां उन्होंने बताया कि फिलहाल बहुत से लोग के पास आधार नंबर नहीं है। इसके बाद करीब 30 लाख लोगों के आधार के लिए एनरोल किया गया है। गर्ग ने आगे कहा कि 2010 में पहला आधार नंबर आवंटित किया गया। शुरू में हमारा ध्यान अधिक से अधिक लोगों को नामांकित करने का था। अब हमारा ध्यान अपडेट करने पर है। लगभग 10 करोड़ लोग हर साल अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर अपडेट करते हैं। 140 करोड़ बैंक खातों में 120 करोड़ खातों का आधार से जोड़ा गया है। बिहार समेत देश भर में स्कूलों में ड्रॉप आउट रोकने के लिए बनेगी नीति। मैट्रिक परीक्षा इस बार 16.48 लाख परीक्षार्थी शामिल होंगे। तो इसमें जो है इस बार जो है टोटल 16.48 लाख परीक्षार्थी शामिल होंगे और सबसे ज़्यादा 73,000 परीक्षार्थी शामिल होंगे। हर जिले से परीक्षार्थियों की सूची स्कूल तैयार की गई है। 17 से 24 फरवरी तक ली जाएगी परीक्षा। तो इसका डेट जो है एक शेड्यूल जारी कर दिया गया है। आप देख सकते हैं 17 से 24 फरवरी तक ली जाएगी परीक्षा। यहाँ सबसे ज़्यादा परीक्षार्थी हैं तो पहले स्थान पर है आपको गया, फिर पूर्वी चंपारण, सारण, मुजफ्फरपुर, पटना, समस्तीपुर। 1500 से अधिक परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं इस बार और ये 22 से 24 जनवरी के बीच, यानी जनवरी में ही विज्ञान प्रायोगिक परीक्षा सामाजिक विज्ञान का आंतरिक मूल्यांकन किया जाएगा। पूर्ववर्ती कंपार्टमेंट वाले 1 लाख से अधिक होंगे शामिल इसमें। अगली खबर है, प्रत्येक ब्लॉक में बनेंगे कम से कम 2 आदर्श स्कूल। प्रत्येक जिले में एक माध्यमिक और एक उच्च माध्यमिक स्कूल को भी आदर्श स्कूल बनाया जाएगा। पहली खेप में 15,000 से ज़्यादा स्कूल होंगे आदर्श स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा। सरकारी स्कूल के आदर्श स्कूल बनने की योजना पर नए साल से शुरू हो जाएगा काम।
यदि कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ तो सरकारी स्कूल को आदर्श स्कूल के रूप में तैयार करने की योजना पर नए साल से काम शुरू हो जाएगी। अगली खबर जो है वो बहुत ही निंदनीय खबर है, बिहार के लिए है कि बिहार का जो शिक्षा व्यवस्था है बहुत ही लचर स्थिति में है। देख सकते हैं कि प्राथमिक शिक्षा में बिहार सबसे पीछे है। तो प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ और शिक्षा विभाग तक पहुंचा ऐसा मुद्दा जिस पर राज्यों को त्वरित कार्रवाई करने की आवश्यकता बताई गई, क्योंकि बड़े राज्यों जैसे राजस्थान 25.67, गुजरात 22.28, बिहार 18.23 का प्रदर्शन औसत से काफ़ी नीचे है। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने भारत में बुनियादी शिक्षा यानी प्राथमिक, जिसको बोलते हैं प्राथमिक शिक्षा और संख्यात्मक की स्थिति को रिपोर्ट जारी की है। इसमें बात कही गई है कि इसमें पूर्वोत्तर राज्यों के उनके बेहतर प्रदर्शन के चलते उच्चतम अंक प्राप्त हुए हैं। इसमें कहा गया कि राज्यों ने विशेष रूप से शासन में खराब प्रदर्शन किया है, क्योंकि आधे से अधिक राज्यों के अंक राष्ट्रीय औसत यानी 28.5 से भी नीचे है। जो अभी आधारों में सबसे कम है, यह आधारवार विश्लेषण राज्यों को शिक्षा की स्थिति में सुधार के लिए आवश्यक बजट, संबंधित उपाय और कदमों की स्थिति का आकलन करने में सहायता करते हैं। उनके विकास में बाधा उत्पन्न करने वाले मौजूदा खाई की पहचान करते हैं। इसमें कहा गया कि कुछ राज्यों के खास पहलुओं और दूसरों के लिए रोल मॉडल के रूप में काम कर सकते हैं, लेकिन उन्हें भी अपनी चुनौतियों का समाधान करते हुए अन्य राज्यों से सीखने की जरूरत है। यह बात न केवल अच्छा प्रदर्शन करने वालों के लिए बल्कि खराब प्रदर्शन करने वाले राज्यों का पर भी लागू होगा। उदाहरण के लिए छोटे राज्यों में केरल का सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा। तो हम जानते हैं कि केरल का शिक्षा व्यवस्था सबसे ऊंचा है, वहाँ का लिटरेसी रेट भी हाई है, और लेकिन यह कुछ समय अंक वाले राज्यों को भी सीख लेने की जरूरत है। आंध्र प्रदेश है 38.50 है, जिसका शिक्षा तक पहुंच के मामले में केरल 36.55 बेहतर प्रदर्शन है। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ESPM के भारत में बुनियादी शिक्षा और भारत में साक्षरता और संख्यात्मक स्थिति की रिपोर्ट की जारी की गई। उसके बाद जो है इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस ने तैयार किया है। इसके एक बच्चे के समग्र विकास की शिक्षा की शुरुआती वर्षों के महत्व को रेखांकित किया। इसके आगे यह रिपोर्ट भी सुनियोजित प्रारंभिक हस्तक्षेप जैसे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और निपुण भारत के दिशा निर्देशों को भूमिका को भी रेखांकित करता है, जिसे दीर्घावधि के लिए बेहतर शिक्षण परिणाम प्राप्त होते हैं। शुरुआती बचपन की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच सभी बच्चों का एक मौलिक अधिकार है। एक बच्चों के जीवन की शुरुआती बच्चों को उनके सामने आने वाली सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक, तकनीकी बाधाओं की पृष्ठभूमि में समझने की जरूरत है, जो आगे चलकर बच्चों की क्षमता को कई तरह से प्रभावित करते हैं। इस अवसर पर आयोजित पैनल चर्चा के द्वारा EACPM के अध्यक्ष में डॉक्टर विवेक देवराय ने कहा, शिक्षा सकारात्मक बहिर्भावों की ओर से ले जाती है और विशेष रूप से शुरुआती वर्षों के दौरान ही जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता महत्वपूर्ण है। तो ये एक राज्यों को त्वरित कार्रवाई की जरूरत पर दिया गया है जोर। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर पहुंच बच्चों की मौलिक अधिकार है। गुजरात और राजस्थान जैसे राज्यों का प्रदर्शन में भी गिरावट आया है। शिक्षा तक पहुंच के मामले में केरल से आगे पहुंचा आंध्र प्रदेश। तो ये बहुत अच्छी खबर है। अगली खबर जो है वो है प्रधानाध्यापकों और प्रधान शिक्षकों की बहाली की अधियाचना से है। तो ये बहाली की अधियाचना जल्द शुरू हो जाएगी और देख सकते हैं कि प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षकों की बहाली किसी भी तरह की कानूनी अड़चन नहीं है, इसलिए पहले से सभी बिंदुओं पर पूरा कर लिया गया है। इस संबंध में आयोग से जानकारी ली गई है और रिक्तियां आ गई हैं, जल्द आयोग को भेज दिया जाएगा। ये कहना है संजय कुमार, अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग। और इसका सिलेबस जो होगा ये B.Ed से लेकर के M.Ed से जुड़े प्रश्न होंगे। हिंदी, अंग्रेजी, गणित, समान अध्ययन और शिक्षक एप्टीट्यूड से जुड़े प्रश्न भी होंगे।
दोनों पदों की बहाली के लिए 150 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें 0.25% नेगेटिव मार्किंग होगा। 2 घंटे की परीक्षा होगी और प्राथमिक विद्यालय में 40,518 और माध्यमिक विद्यालय में 5,334 से अधिक प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति के लिए अलग अलग परीक्षा होगी। तो इस प्रकार से ये सब दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो यही कुछ खास खबर है। अगली कुछ वैकेंसी से संबंधित कुछ वीडियो हम लेकर के उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें। इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब का बेल आइकन को प्रेस कर लें, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। चलिए, धन्यवाद।